नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त सुभाष मौर्य। हमारा टॉपिक चल रहा था फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स। ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है एक, जिसमें हम लोगों ने 4 पार्ट में अलग-अलग छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमने कंप्लीट किए हैं। अब ये हमारा 5th पार्ट है, 5th नंबर पार्ट है। इस 5th नंबर पार्ट में जितना भी चीज़ें बचा है कवर करने का वो मैं कवर करूँगा और सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज़ करा दूँगा और रूल के तरीके। इसमें मैंने रूल 1, रूल 2 इस तरीके से चीज़ें लिखी हैं। ये एक-एक कॉन्सेप्ट हैं। इनको अगर ध्यान से आप देखेंगे, तब आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएँगी। तो रूल नंबर 1 है हमारा फाइलिंग रिक्वायरमेंट का बेसिक मतलब क्या है? ये सब मैंने आपको पढ़ाया लेकिन रिवीजन पर्पज़ से मैं एक बार इसको फिर से लेकर आया हूँ। तो आईआरएस का पहला सवाल होता है, क्या इस पर्सन को लीगली फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा या नहीं? उसे करना चाहिए नहीं चाहिए? हर पर्सन से रिटर्न नहीं माँगी जाती। आईआरएस सिर्फ़ उन लोगों से रिटर्न माँगता है जिनकी इनकम एक सर्टेन लेवल क्रॉस कर जाती है। जिनके ऊपर कोई स्पेशल टैक्स रूल अप्लाई होता है, उन्हीं से हम लोग रिटर्न फाइल करवाएँगे। हम क्या आईआरएस फाइल करवाता है, अगर ग्रॉस इनकम एप्लीकेबल लिमिट के बराबर या ज़्यादा हो जाती है, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। ज़्यादा नहीं, उन्होंने क्या बोला यहाँ पर, अगर बराबर भी हो जाती है, अगर बराबर या फिर ज़्यादा हो जाती है, इसका साइन ऐसे लिखा होता है, ऐसे, ये, ऐसे। अगर ऐसे कहीं पर लिखा है और लिमिट हमारी 14,600 है, $14,600 है, तब हमारी ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है या फिर बराबर हो चुकी है। अगर इसके आप बराबर भी आ गए हैं या फिर इसको आपने ज़्यादा कर दिया इससे, तब आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो आपके ऊपर तरह-तरह की पेनल्टी लगेंगी और जितना भी आपका अमाउंट ड्यू है, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। जितना भी आपका अमाउंट ड्यू है, उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा। तो इस स्टेज पर आईआरएस ये चीज़ें इग्नोर करता है कि टैक्स ड्यू ज़ीरो है या नहीं, रिफंड मिलेगा नहीं, उन्हें रिफंड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। आपका टैक्स ड्यू यानी कि आपका जो पिछला टैक्स है वो ज़ीरो है नहीं, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट है या जॉब करता है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप रिटर्न का थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुके हैं या फिर उसके बराबर है तब आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनका सिर्फ़ कहने का मतलब ये है। इसका उदाहरण देखिए, सिंगल पर्सन की इनकम $15,000 है। टैक्स ज़ीरो हो सकता है। उसकी इनकम $15,000 है और हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है 14,600, लेकिन लिमिट क्रॉस हो गई है यहाँ पर, इसलिए रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। चाहे ज़ीरो रिटर्न ही फाइल करे, लेकिन उसे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 हमारा ग्रॉस इनकम। आखिर ग्रॉस इनकम होता क्या है, ये समझो। मैंने कल इसको बताया था कि ग्रॉस इनकम का मतलब सिर्फ़ वही इनकम होती है जो आईआरएस के अकॉर्डिंग टैक्सेबल हो। नॉन टैक्सेबल इनकम हमारी ग्रॉस इनकम में काउंट नहीं होगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ऐसी इनकम जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, वो हमारी ग्रॉस इनकम में काउंट नहीं होगी। टैक्सेबल इनकम इंक्लूड होती है, इसमें क्या-क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहली चीज़ तो सैलरी आएगी। सैलरी आएगी, उसके बाद टिप्स, ओवरटाइम आएगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड आएगा। बिज़नेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगा, टैक्सेबल स्कॉलरशिप आएगी। इसको मैंने कल बताया था ना, टैक्सेबल स्कॉलरशिप क्या होती है, नॉन टैक्सेबल स्कॉलरशिप क्या। ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन बस ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, इसलिए मैं एक बार फिर सारी चीज़ें आपको कवर करा रहा हूँ। प्राइज़ और अवार्ड जो अगर आपको मिले हैं, मान लीजिए कोई प्लेयर आता है, फॉरेन से आता है इंडिया में आईपीएल खेलने या फिर यहाँ जाता है बिग बैश लीग खेलने और उसे प्राइज़ मिला है, अवार्ड मिला है। तो मान लीजिए कैमरून ग्रीन आया इंडिया में या फिर ग्लेन मैक्सवेल इंडिया में आया, उसने मैन ऑफ द मैच जीता, उसे प्राइज़ मिला, अवार्ड मिला, उसे ढेर सारा कैश मिला, मनी मिला, तो क्या वो टैक्सेबल है या नहीं? उनके भी कुछ रूल हैं, कुल मिला के ये हमारी टैक्सेबल इनकम में काउंट होती है। तो और अगर टैक्सेबल इनकम में काउंट है तो ये हमारी ग्रॉस इनकम भी हो जाएगी। ग्रॉस इनकम में इंक्लूड क्या-क्या नहीं होता है, अगर आपने कोई गिफ्ट रिसीव किया, रिसीव करने वाले पर कभी भी टैक्स नहीं लगता है, देने वाले पर लगता है, ये ध्यान देना। जो ग्रांट करता है उस पर टैक्स लगेगा, लेने वाले पर नहीं लगे, इसलिए रिसीव्ड लिखा। अब कहीं-कहीं पर आपने पढ़ा होगा ना कि हाँ, गिफ्ट रिसीव्ड उसने मान लीजिए बीएमडब्ल्यू आपको दे दी या फिर उसने 3 करोड़ कैश आपको गिफ्ट दे दिया, तो क्या टैक्सेबल है कि नहीं टैक्सेबल? आपके लिए नहीं है लेकिन जिसने दिया उसके लिए है। इनहेरिटेंस, ये हमारा नहीं आएगा। टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो टैक्स एग्जेम्प्ट है,
उस पे नहीं लगेगा। ये तो लिखा ही है ना साफ-साफ, चाइल्ड सपोर्ट। अब चाइल्ड सपोर्ट का मतलब समझिए हस्बैंड-वाइफ हैं, हस्बैंड-वाइफ है उनका डाइवोर्स हो गया है। अब चाइल्ड सपोर्ट के लिए उन्हें $10,000 मिल रहे हैं, तो उस पर हमारा टैक्स नहीं लगेगा, ये हमारी ग्रॉस इनकम में नहीं आएगी, ये हमारी नॉन टैक्सेबल इनकम में आएगी। ये बहुत टेस्ट होता है ये वाला, चाइल्ड सपोर्ट, ये पूछा जाएगा आपसे बार-बार कि चाइल्ड सपोर्ट हमारा टैक्सेबल इनकम है, नॉन टैक्सेबल इनकम, तब आपके दिमाग में आना चाहिए। ये डाइवोर्स वाले केस से आप याद रखना। एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर किसी को 15,000 अगर किसी को 50,000 इनहेरिटेंस और 18,000 बैंक इंटरेस्ट मिला है, तो ग्रॉस इनकम सिर्फ $1,800 मानी जाएगी। इनहेरिटेंस नहीं काउंट होगा, ये चाहे $1,00,000 हो, इनहेरिटेंस हमारा नहीं काउंट होगा। रूल नंबर 3 देखिए, रूल नंबर 3 हमारा रिफंड का फाइलिंग रिक्वायरमेंट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मैंने बताया ना, रिफंड रिफंड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, ये फाइलिंग रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं इसका, आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा। आईआरएस का सीधा कहना है रिफंड आपका आए या ना आए, उन्हें उससे कोई लेना-देना नहीं, लेकिन आपको अगर आप एलिजिबल हैं, आप थ्रेशोल्ड लिमिट को टच करते हैं या फिर क्रॉस करते हैं, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। रिफंड का मतलब क्या होता है? रिफंड का मतलब होता है टैक्स पेयर का अपना पैसा जो एक्स्ट्रा कट हो गया था। आप मान लीजिए आपको $1,400 देना था और आपको 6 आपने $1,600 दे दिया, आपने $200 ज़्यादा दे दिया ना यहाँ पर, 200 आपने ज़्यादा दे दिया, तो आपको रिफंड आएगा आईआरएस से। लेकिन आईआरएस क्या कहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं, आप रिटर्न फाइल कीजिए, आपको जो रिफंड मिलना है वो मिलेगा, लेकिन आप पहले रिटर्न तो फाइल कीजिए ना। रिफंड एक बेनिफिट है, रूल नहीं है। जो भी रिफंड है, वो मान लीजिए जो आपने दिया है, वो आप एक्स्ट्रा दिया है, वो आपको मिलेगा। ये आपको बेनिफिट मिल रहा है। बेनिफिट क्या, आपका ही हक आपको वापस मिल रहा है, आपका ही पैसा मिल रहा है। ये कोई रूल नहीं है। अगर रिफंड पे भी अगर फाइलिंग रिक्वायरमेंट सेट होने लगे तब तो फिर हो गया सबका। फाइलिंग रिक्वायरमेंट सिर्फ इनकम और लॉ इनकम जो भी आप कमाएँगे, टैक्सेबल इनकम, फिर बता रहा हूँ, कैसी इनकम? टैक्सेबल इनकम और लॉ से डिसाइड होती है, जो आईआरसी ने लॉ बनाए हैं, आईआरसी इंटरनल रेवेन्यू कोड ने जो लॉ बनाए हैं उससे, और जो आपने इनकम जनरेट की उससे, इन दोनों से हमारा क्या फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड होगा। एग्ज़ाम्पल देखो मेरे दोस्तों, इनकम आपकी इनकम है $6,000 और 700 टैक्स कट गया। $6,000 आपकी टैक्सेबल इनकम और 700 टैक्स कट गया। लीगली रिटर्न ज़रूरी नहीं, लेकिन रिफंड लेने के लिए रिटर्न फाइल की जाती है। अब देखा जाए इसमें आप मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट को टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको रिफंड चाहिए, इसके लिए आप फाइल कर सकते हैं। आपकी इच्छा हो कीजिए, नहीं इच्छा मत कीजिए। रूल नंबर 4 देखिए, नॉन डिपेंडेंट के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 2024 में आया है। नॉन डिपेंडेंट के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या है? आईआरएस बेसिक लिविंग इनकम को टैक्स से फ्री रखता है। जो बेसिक लिविंग में हमारी जो इनकम आती है, उसे टैक्स फ्री रहती है, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। इसमें तो हमारा बेसिक लिविंग कंप्लीट हो जाएगा ना, इसके बाद की जो इनकम होगी, वो हमारी टैक्सेबल होगी। इसके अंदर आप रहना, खाना और क्लॉथिंग ये सब एडजस्ट कर लीजिए। 2024 के रूल है, जो भी हमारे अमेंडमेंट आए थे 2024 में, उसके बाद है। जो लोग सिंगल हैं या फिर एमएफएस है या फिर यानी मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, उनके लिए $14,600 है। हेड ऑफ हाउस होल्ड के लिए $21,900 है। अब देखिए 14,600 का ये 1.5 टाइम है, 1.5 टाइम है ये, कैलकुलेट कर लीजिए 21,900। और एमएफजे, अगर ये सिंगल या फिर मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली का 14,600 है, और ये डबल हो गए ना, वहाँ पर सिंगल थे, यहाँ पर 1 + 1 2 हो गए। अब 2 हो गए तो ये इसका 14,600 का 2 गुना, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, यानी कि 29,200, ये इसका डबल हो गया। यानी कि सिंगल का $14,600 है और डबल का यानी एमएफजे का $29,200 है, और एचओएच का है हमारा 21,900, यानी ये इसका 1.5 गुना और ये इसका 2 गुना है। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। ट्रिक क्या, ये तो एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप अपने दिमाग में रखिएगा, इसी से सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। आगे जो भी आपके कैलकुलेशन वाले चैप्टर स्टार्ट होंगे, वो इसको आप दिमाग में रखिएगा बहुत। भाई इन्हीं 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आएँगे, सिंगल, एमएफएस, एचओएच, मैरिड फाइलिंग जॉइंटली, इन्हीं का आपको थ्रेशोल्ड लिमिट काउंट करके रखना है। अब आगे देखते हैं, अगर इनमें कोई स्पेशल कंडीशन, जैसे हमारा चैप्टर का नाम ही था आज की स्पेशल कंडीशन, अभी अगर स्पेशल कंडीशन आएँगी,
जैसे एज, जिसका 65 एज ज़्यादा हो गया उसको कुछ डिडक्शन मिल जाते हैं, यानी थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज हो जाती है। और अगर कोई ब्लाइंड है तो उसका भी थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज होता है। ये 2-3 कंडीशन है, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। अगर ग्रॉस इनकम इन लिमिट्स के बराबर या ज़्यादा हो तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना, ग्रॉस इनकम इन लिमिट के बराबर हो या फिर ज़्यादा हो, ये साइन अगर लगा है तब आपको रिटर्न फाइल करना ही पड़ेगा, तब आप बच नहीं पाएँगे। एग्ज़ाम्पल, सिंगल टैक्स पेयर की इनकम 14,400 है, तो फाइलिंग रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 200 लेस है ना अभी, 200 और हो जाता तो उसके बराबर हो जाता 14,600 के। अभी नहीं है तो फिर रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। रूल 5 देखो, ऐज या उससे ज़्यादा होने पर इफ़ेक्ट। बिल्कुल अगर 65 के हैं तब आप उतना अर्निंग आपकी नहीं आ रही होगी, तब आपको कुछ ये डिडक्शन मतलब कि थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज़ करने का ऑप्शन देते हैं। टैक्स पेयर को एक्स्ट्रा स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, इससे फाइलिंग लिमिट थोड़ी बढ़ जाती है, थोड़ी सी बढ़ती है, ये डबल ट्रिपल नहीं हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, एज अगर 66 है, टैक्स पेयर की सिंगल है वो, उनकी इनकम है 16,300, तो क्या अब उनकी नई लिमिट क्या हो जाएगी? 16,550। उनकी लिमिट हमारी हो जाएगी 16,550, इसलिए रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। इसकी लिमिट मैं आपको आगे बताता हूँ, इसकी क्या लिमिट है। इसमें शायद मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद है, मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बताता हूँ अभी। हाँ, मैंने बताया था ना, इसका है 1950। $1950 हमारा बढ़ेगा। ये हमारा 65 प्लस होने पर भी बढ़ेगा, और ब्लाइंड है तब, ब्लाइंड वाली कंडीशन में भी हमारा ये 1915 $50 बढ़ेगा। और अगर आप दोनों हैं तब 3900 हो जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, 3900 हो जाएगा इस। ये हमारा सिंपल सा कंडीशन है। सिंपल क्या, बहुत टेस्ट किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में। अब रूल नंबर 7 देखिए, डिपेंडेंट को फुल स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों नहीं मिलती? डिपेंडेंट को क्यों नहीं मिलता भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन? अब ये समझिए, अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर तो नहीं होता है वो, उसे कोई और सपोर्ट करता है और क्लेम करता है, यानी पेरेंट। इनकम शिफ्टिंग और मिसयूज से बचने के लिए आईआरएस डिपेंडेंट पर स्पेशल रूल लगाता है। अब मान लीजिए पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है, अब वो अपनी इनकम दिखाने के बजाय वो सारा पैसा बच्चे के नाम कर दिया, फिर कुछ पार्ट बच्चे के नाम कर दिए, इनकम शिफ्टिंग हो गई है, और उसका मिसयूज भी कर रहे हैं वो। इससे बचने के लिए डिपेंडेंट के लिए भी उन्होंने कुछ रूल बना रखे हैं। ऐसा अपना इंडिया तो है नहीं, वो अमेरिका है। इंडिया में अगर लोग इतना जुगाड़ लगाते तो वहाँ भी लगाते होंगे। मतलब एक टैक्स पेयर हर तरीके से ट्राई करता है कि मुझे पैसा सरकार को कम से कम देना पड़े। उसका हार्ड अर्न मनी है तो वो कम से कम टैक्स देना चाहता है। तो स्पेशल रूल क्या है देखिए, डिपेंडेंट के पास सिर्फ अनअर्न्ड इनकम अगर है तब उन्होंने क्या रूल बनाया है आईआरएस ने, देखिए। अनअर्न्ड इनकम जैसे इंटरेस्ट, मतलब जो उसके मनी मतलब हार्ड अर्न मनी नहीं है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, टैक्सेबल स्कॉलरशिप है। अगर अनअर्न्ड इनकम $1300 या ज़्यादा है तो डिपेंडेंट को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। देखिए कितनी कम लिमिट है स्टैंडर्ड लिमिट इसकी। वहाँ पर कहाँ था 14,600 था स्टैंडर्ड डिडक्शन, और यहाँ पर डिपेंडेंट के लिए कितना बना दिया, इतना छोटा सा। अगर इसको भी इतना कर देते तब तो हमारा टैक्स पेयर पूरी तरीके से बच जाएगा ना, अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ तक ले आएंगे तो। इसलिए इन्होंने बहुत कम रखा है यहाँ पर। इतना चालाक है एकदम, देखिए आईआरएस की चालाकी देखिए, कहाँ $1300 और कहाँ 14,600। बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा है यहाँ पर। एग्जाम्पल, चाइल्ड का के नाम 1350 इंटरेस्ट आया है, तो रिटर्न मैंडेटरी। अगर 1349 होता तो नहीं है वहाँ पर। इक्वल टू हो गया ना ये, इस कंडीशन में आ गया हमारा। रूल नंबर 9 देखिए, डिपेंडेंट के पास सिर्फ अर्नड इनकम है तब, केवल कमाया हुआ पैसा है तब। अर्नड इनकम का मतलब वेजेस या सैलरी, इस पे थोड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि मेहनत इन्वॉल्व होती है, आईआरएस थोड़ा रिलीफ देता है। फाइलिंग लिमिट अर्न इनकम प्लस 450, जितना कमाया उस पर $450 और बढ़ा लो, आईआरएस का ये कहना है। मैक्सिमम नॉर्मल स्टैंडर्ड डिडक्शन तक। नॉर्मल स्टैंडर्ड डिडक्शन इस वर्ड का मतलब है 14,000।
14,600। इसको ध्यान देना कि 15,000 में हमारा 400 कम है। इसको ऐसे याद रखना आप। मान लीजिए ये आपका 15 लिखा है, थोड़ा-सा इसको मैं, क्योंकि ये ट्रिक करेगा आपको एग्ज़ाम में, इसलिए मैं लिमिट रटना ना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये आपका ये 15 है। 15 में से आप अगर 400 हटाएँगे तब हमारा आएगा 14,600। 14,600 यानी 15 में से आपको ये 4 हटा देना है, तब आपका 14,600 आ जाएगा। ये 15 में से ये 4 को हटा देना है, तब $14,600 आ जाएगा। एकदम सिंपल से कि हाँ 15,000 में $400 कम है ये हमारा। अब देखिए आगे, फाइलिंग लिमिट मैक्सिमम नॉर्मल स्टैंडर्ड तक डिडक्टेड है। मैक्सिमम नॉर्मल स्टैंडर्ड तक डिडक्टेड है। एग्जाम्पल, डिपेंडेंट ने $5,000 कमाया, लिमिट 5450 है। क्यों? सॉरी, क्या हो गया? डिपेंडेंट ने $5,000 कमाया, अब लिमिट इसकी क्या हो गई? 450 बढ़ गई ना, वहां पर अर्नड इनकम प्लस $450। तब इसकी लिमिट ये मतलब 450 तो वो दे रहा है ना IRS हमें, उसको, इसलिए रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये 450 को ऐड कर देंगे, इसके बाद चेक करेंगे, थ्रेशोल्ड लिमिट हमारी बढ़ गई ना 450 के हिसाब से। अब रूल नंबर 10 देखिए, डिपेंडेंट के पास अर्नड प्लस अर्नड इनकम दोनों है, और होती भी है। डिपेंडेंट कभी कभी पार्ट टाइम वर्क करता है, सैलरी आती है उसकी, या फिर और कहीं से इनकम आता है, इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड आता है, स्कॉलरशिप आती है, उसमें भी टैक्सेबल होता है कि नॉन टैक्सेबल है, दोनों है। वैसे कंडीशन दोनों की ही लगती ज़्यादातर केस में। ये ट्रिकी है, ट्रिकी उतना नहीं, बस ध्यान देना बस। इसमें मैंने सबको इसीलिए अलग अलग लिख रखा है। इस रूल में पहले थ्रेशोल्ड बनाया जाता है, फिर इनकम कंपेयर होती है। अब थ्रेशोल्ड जो ज़्यादा हो, या तो ये ज़्यादा होगी अनअर्न्ड वाली, या फिर अर्न्ड वाली। देखते हैं दोनों में क्या जाता है। इंटरेस्ट वगैरह हमें ज़्यादा मिलता है, फिर जो कमाया है वो ज़्यादा है हमारा। अब जो कमाया है वो ज़्यादा कैसे? क्योंकि 450 बाद में जोड़ना पड़ेगा, इसलिए अलग अलग, ये थोड़ा ट्रिक लग रहा है। ये एकदम सिंपल है। अब जोड़ने के बाद कंपेयर करेंगे कि ये वाली ज़्यादा है कि ये वाली है, उसके बाद देखेंगे। फिर टोटल इनकम को थ्रेशोल्ड से कंपेयर करेंगे। अब अगर ये वाली ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड से कंपेयर कर लेंगे, यही होगा हमारा। एग्जाम्पल क्या है मस्ट फाइल में? उसने कमाया 4,000 और अनअर्न्ड है हमारा 12, अनअर्न्ड वाला है 1200। अब इसकी थ्रेशोल्ड क्या हो गई? ये अर्न वाले में है ना कि 4,000, 4,000 प्लस 450, यही तो था। अर्नड इनकम प्लस 450, अर्नड इनकम प्लस 450, यही तो था हमारा कॉन्सेप्ट, इसी पर तो था। तो ये हमारा हो गया 4450। अब टोटल इनकम हमारी कितनी होगी? टोटल इनकम तो ये होगी ना, अर्न और ये, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4,000 और 1,200 हो गया हमारा 5,200। तो यहाँ पर रिटर्न हमारा रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हमारा रिटर्न रिक्वायर्ड है। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, कि उसने 4,000 कमाया, और उसने 4,000 कमाया और अनअर्न्ड इनकम उसकी है $1,200। तो टोटल तो हमारी ये जो दोनों को मिलाएंगे तब हमारी हो जाएगी 5,200, 5,200। लेकिन जो हमारी अनअर्न्ड वाली है, इसमें हमारा थोड़ा सा, सॉरी, अर्नड इनकम वाली है 4,000, इसमें हमारा 450 और ऐड हो जाएगा ना, 450 और ऐड हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा 4,450। अब ये हमारी हो गई नई थ्रेशोल्ड लिमिट। अब अगर हमारी टोटल ऐड कर देंगे, 52 बड़ा है कि हमारा ये 4450 बड़ा है, तो हमारा 52 बड़ा है, तो इसलिए हमारी रिटर्न रिक्वायर्ड हो जाएगी। यानी कि नए थ्रेशोल्ड लिमिट बनाएंगे और जो हमारी टोटल होगी उससे कंपेयर कर लेंगे, जो ज़्यादा होगा, अगर ज़्यादा है तो रिटर्न रिक्वायर्ड, अगर नहीं है तो रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अर्नड इनकम इसकी 2,000 है, अनअर्नड उसकी 300 है। अब थ्रेशोल्ड हमारी क्या हो जाएगी? थ्रेशोल्ड तो हमारी हो जाएगी ना, अर्नड इनकम में हमारा 450 जुड़ेगा, तो ये हमारा हो गया, और टोटल इनकम कितनी हो गई? अर्नड और अर्नड इनकम मिलाकर 2,300। तो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है ना ये, इसलिए रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। अब टैक्सेबल स्कॉलरशिप का रूल समझिए। टैक्सेबल स्कॉलरशिप क्या होता है? रूल नंबर 11, स्कॉलरशिप का जो पार्ट ट्यूशन फीस और रिक्वायर्ड बुक्स के लिए यूज होता है
वो नॉन टैक्सेबल होता है। जो भी आपको स्कॉलरशिप मिली, आपने ट्यूशन फीस जमा कर दिया, कॉलेज की फीस जमा कर दिया, बुक्स खरीद ली, बैच खरीद लिया, तब वो नॉन टैक्सेबल हो गया। और आपने जो रूम और बोर्ड, ट्रैवल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज होता है स्कॉलरशिप, टैक्सेबल होता है और अन इनकम में माना जाता है। इसे बिना कमाए हुए पैसे की तरह माना जाता है। एग्जाम्पल, एक स्कॉलरशिप आपकी $8,000 आई, ट्यूशन में आपने 5200 डॉलर खर्च कर दिया, ये नॉन टैक्सेबल है। तो जो बचा हुआ रेस्ट है वो हमारा रूम बोर्ड में गया, ये 2800 हमारा जो बचा है टैक्सेबल है। बहुत सिंपल सा था ये वाला। रूल 12 देखिए, नॉन टैक्सेबल स्कॉलरशिप का फाइलिंग रिक्वायरमेंट में रूल क्या है। नॉन टैक्सेबल स्कॉलरशिप ग्रॉस इनकम में इंक्लूड नहीं होती, इसलिए फाइलिंग रिक्वायरमेंट डिसाइड ही नहीं करता। सिर्फ ट्यूशन स्कॉलरशिप $6,000 है और कोई और इनकम नहीं, तो रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं है। अगर सिर्फ ट्यूशन स्कॉलरशिप है तब $600 है, तो ये तो हमारा एग्जेम्प्ट में आ गया ना हमारा। रूल 13 देखिए, फॉर्म 8814, ये इसका मतलब क्या है। ये तो वो है ना जो पेरेंट अपने साथ बच्चे का इनकम ऐड करके दिखाता है। फॉर्म 8814 सिर्फ रिपोर्टिंग कन्वेंस है, इस चाइल्ड की फाइलिंग रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होगी। इससे चाइल्ड की फाइलिंग रिक्वायरमेंट चेंज नहीं होती। ये तो है कि पेरेंट चाइल्ड की जो भी इनकम है अपने में ऐड करता है, ऐड किया इस फॉर्म के साथ अटैच करके वो लगा देता है। रूल नंबर 14 क्या, डिपेंडेंट जो एज 65 या ब्लाइंड हो, ऐसे डिपेंडेंट को एडिशनल स्टैंडर्ड मिलता है। थ्रेशोल्ड कैलकुलेशन में ये बेनिफिट होता है। बताया था ना 1950, इतना हमारा 65 पर है और इतना ही हमारा ब्लाइंड पर है। अगर दोनों है हमारा टैक्स पेयर तो इसको दोनों को 3900 हो जाएगा हमारा। ये हमें एक डिडक्शन मिलती है, एक एग्जम्पशन मिलती, सॉरी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम $400 रूल, ये बहुत ही सिंपल रूल है। अगर नेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम, कोई भी अपना खुद का धंधा चालू किया हुआ है, उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है $400 या उससे ज़्यादा है, तो रिटर्न मैंडेटरी है, तब उसको रिटर्न फाइल करना होगा। ये रूल डिपेंडेंसी और स्टैंडर्ड डिडक्शन सबको ओवरराइड करता है। एग्जाम्पल, डिपेंडेंट ने फ्रीलांसिंग से $410 कमाए तो रिटर्न रिक्वायर्ड है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वालों के तो मतलब बिल्कुल भी ये लोग छूट नहीं दे रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ है, लेकिन ये है कि $400 में इन्हें टैक्स चाहिए। रूल 16 क्या है, डिपेंडेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम। अगर डिपेंडेंट की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम $400 से ये ज़्यादा है, तो पेरेंट क्लेम करे या ना करे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए उनका बच्चा ही है टैक्स पेयर का, $400 से कमा रहा और रिकॉर्ड में है, इनटेक शीट में शो हो रहा है ये सारी चीज़ें, ये हमारा इनटेक शीट में शो हो रहा है, तब उस कंडीशन में ये रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटरी हो जाएंगे। रूल 17 देखिए, MFS, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली। अगर वो सिंगल नहीं है, मैरिड फाइलिंग सेपरेटली, अलग अलग रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो $5 रूल लगेगा। अगर इतनी इनकम है तब ये लिमिट होगी। अगर फाइलिंग स्टेटस MFS है और ग्रॉस इनकम उसकी $5 है या ज़्यादा है, तो रिटर्न रिक्वायर्ड है। बताओ इसमें कौन बच पाएगा। MFS टैक्स पेयर के पास $6 इंटरेस्ट है तो रिटर्न मैंडेटरी है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा गलत है ना। इतने कम लिमिट में तो कोई बचेगा ही नहीं जो सेपरेटली रिटर्न फाइल कर रहा है। मैंने बताया था ना, जो सेपरेटली रिटर्न है ये कोई टैक्स प्लानिंग नहीं है, ये आपका जो फ्रॉड कर रखा है इनकम टैक्स में उसको मैनेजमेंट का प्लानिंग है, ये और कुछ नहीं है। आपका सिचुएशन प्लानिंग कह लीजिए एक तरीके से। टैक्स प्लानिंग के लिए कोई MFJ नहीं जाता है, सॉरी MFS नहीं करता है। डिपेंडेंट जो मैरिड फाइलिंग सेपरेटली हो, ऐसे केस में भी $5 रूल अप्लाई हो सकता है, फैक्ट्स पर डिपेंड करता है। रूल नंबर 9 देखिए, हाउस होल्ड एम्प्लॉय टैक्स, नैनी टैक्स, यानी अगर किसी पर हाउस होल्ड एम्प्लॉय टैक्स ड्यू है तो इनकम जीरो होने पर भी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नैनी टैक्स यानी जो घर में केयर टेकर होती है उनके बारे में बात हो रही।
रूल नंबर 20 देखिए, एडिशनल टैक्स ओड जैसे आईआरए, अर्ली विथड्रॉल पेनल्टी, ये जैसे एक्सेस कंट्रीब्यूशन पेनल्टी, ऐसे केसेस में रिटर्न मैंडेटरी होता है। रूल 21 देखिए, अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स एएमटी, अगर एएमटी अप्लाई होता है तो रिटर्न फाइल करना जरूरी है, चाहे रेगुलर टैक्स जीरो, अगर एएमटी हमारा आता है तो। रूल 20 क्या है, एडवांस प्रीमियम टैक्स क्रेडिट एपीटीसी, हेल्थ इंश्योरेंस सब्सिडी लेने वालों को रिकन्सिलेशन के लिए रिटर्न फाइल करना ही पड़ता है। रूल 23 देखिए, सिर्फ सोशल सिक्योरिटी इनकम, अगर सिर्फ सोशल सिक्योरिटी इनकम है और हर और कोई और इनकम नहीं तो जनरली रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं होता है। रूल 24 देखिए, सोशल सिक्योरिटी के साथ अदर इनकम, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें कोई लिमिट वगैरह तो है नहीं, बस जान लेना आपके लिए काफ़ी, इसमें लिमिट वही थी हमारे स्टैंडर्ड डिडक्शन वाली। रूल 24 सोशल सिक्योरिटी के साथ अदर इनकम, अगर सोशल सिक्योरिटी के साथ अदर इनकम है तो कंबाइंड इनकम के बेसिस पर रिटर्न रिक्वायर्ड हो सकता है। रूल 25 सिर्फ नॉन टैक्सेबल इनकम, अगर सिर्फ गिफ्ट इन इनहेरिटेंस या टैक्स एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट है तो रिटर्न रिक्वायर्ड नहीं होती। ये सब मैं आपको बता चुका था, ये सब रिवीजन क्लासेस थी हमारी, ये हमारी रिवीजन क्लास थी। और हाँ दोस्तों, अगर आप एनरोल्ड एजेंट की तैयारी कर रहे हैं और आप ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें सीखना चाहते हैं, अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तब आप हमारे चैनल से जुड़िए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।